यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम बच्चों अमृत शर्मा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा डिफरेंशिएशन के बारे में कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन के कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। क्लास 11 की फिजिक्स को स्टार्ट करने के लिए आपको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसके कौन कौन से बेसिक फॉर्मूले होते हैं। बेसिकली आपके फॉर्मूले आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत मदद करेंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल डिफरेंशिएशन बेसिक से पढ़ाऊंगा और जैसे जैसे मेरी वीडियो आगे बढ़ेगी वैसे वैसे मैं इस वीडियो का लेवल भी बढ़ाऊंगा। मेरी वीडियो आप सभी क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको डिफरेंशिएशन से रिलेटेड बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं होगा। इस वीडियो को आप बेसिक मैथ्स भी कह सकते हैं। और आपको अगर अभी तक डिफरेंशिएशन नहीं समझ में आया है तो मेरी ये गारंटी है, इस वीडियो में आपको डिफरेंशिएशन बिल्कुल बहुत हल्के हाथ से समझाने का प्रयास करूंगा। कैसे फॉर्मूले बनकर आए हैं, इन फॉर्मूलों को एग्जांपल के साथ आपको मैं वेरीफाई करके दिखाऊंगा। तो बिना किसी तरीके में इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। असल में ये होता क्या है, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन क्या होती है, ये dy अपॉन dx लिखा होता है, इस बता को कैसे सीखा जाता है, कैसे समझा जाता है, तो वो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मैंने इसकी डेफिनेशन लिख रखी है, पहले हम उस डेफिनेशन को पढ़ते हैं, उसके बाद हम उसको सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है माइनर चेंज। माइनर चेंज का मतलब मेरे बेटे होता है छोटा सा चेंज। स्मॉल चेंजेस इन अ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। कहने का मतलब क्या हुआ, अब आप मेरी इस बात को समझे, यहां से हमारी वीडियो शुरू होती है। जैसे कि मान लो हम एक क्वांटिटी में चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमने क्वांटिटी में चेंज करा, अब एक क्वांटिटी में किसी के रिस्पेक्ट में चेंज आएगा तो वही डिफरेंशिएशन होता है। व्हेन वी कैलकुलेट स्मॉल चेंजेस इन अ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी वी यूज डिफरेंशिएशन एज अ टूल। मतलब आप ये सीधा सीधा समझिए कि अगर किसी भी क्वांटिटी में कोई छोटा सा चेंज हो रहा है किसी दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, तो उसी को आप क्या कहेंगे, डिफरेंशिएशन कहेंगे। मैं आपको बहुत इसको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे कि आपने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा होगा वेलोसिटी का, हम इसमें स्पीड और डिस्प्लेसमेंट से भी चल सकते हैं, लेकिन हम यहां पर सीधे आपको वेलोसिटी पर समझाने की कोशिश करते हैं। वेलोसिटी का मतलब मेरे बच्चे होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ये आपने फॉर्मूला क्लास 9 में पढ़ा होगा, आपके स्कूल्स में, आपके कोचिंग में आपको पढ़ाया गया होगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन बेटा चेंज इन टाइम। ठीक है भाई, जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है सीधा सीधा है कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में चेंज इन टाइम। ठीक है ना। तो वेलोसिटी को हम v से लिख सकते हैं और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है डेल्टा x और अपॉन में मेरे बच्चे क्या होता है, डेल्टा t होता है। अब बस इसी के आगे मैं आपको एक लाइन लिख के दिखाऊंगा, उसी से हमारा जो डिफरेंशिएशन शुरू हो जाता है। अगर हम बहुत छोटे चेंज की बात करेंगे, जैसे यहां पर लिखा है डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, इतनी मेरे बात से आप सहमत होंगे। अगर हम यहां पर इसको डेल्टा की जगह dx ले आए और डेल्टा की जगह dt ले आए, कहने का मतलब यह है कि मैंने इस डेल्टा को d से रिप्लेस कर दिया है, मैंने इस डेल्टा को d से रिप्लेस कर दिया है। तो अब जो मेरे पास मेरे बच्चे जो फॉर्मूला आया है, जिसको आप कह सकते हैं v बराबर dx अपॉन में dt, तो ये यहीं से डिफरेंशिएशन शुरू होता है। मतलब क्या होता है, जो ऊपर लिखा होता है उसमें होता है चेंज, जो ऊपर लिखा होता है उसमें होता है चेंज, और जो नीचे लिखा होता है उसका मतलब होता है उसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। मतलब कहने का मेरा बेटा ये है कि यहाँ पर dx अपॉन dt लिखा है, मतलब चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम मतलब यहां पर छोटा चेंज हो रहा है किसमें, पोजीशन में, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, समय के रिस्पेक्ट में हो रहा है। आई होप अब आप मेरी इस बात को समझ गए होंगे। इसलिए मैंने डिफरेंशिएशन का मतलब लिखा हुआ है dy अपॉन dx, दैट इज माइनर चेंज। मतलब एक छोटा सा चेंज होता है एक क्वांटिटी में, लेकिन किसी रिस्पेक्ट में चेंज होता है। तो वो जो ऊपर लिखा होता है उसके चेंज हो रहा है, और जो नीचे लिखा होता है उसका मतलब होता है उसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। जो ऊपर लिखा होता है, जो न्यूमरेटर में लिखा होता है, इसका मतलब होता है उस क्वांटिटी में चेंज हो रहा है। जो नीचे लिखा होता है उसका मतलब होता है कि उस क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में पहली क्वांटिटी का चेंज होना। मतलब यहाँ पर dx अपॉन dt मतलब छोटा चेंज डिस्प्लेसमेंट में, लेकिन किसकी मदद से, समय की मदद से। इसका मतलब तो मेरे बच्चे ये हुआ। तो dx अपॉन dt का मतलब क्या हुआ, देखो हम इसको बहुत हल्के हाथ से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। dx अपॉन dt का मतलब क्या हुआ कि पोजीशन में छोटा चेंज किसकी मदद से, टाइम की मदद से। जो ऊपर लिखा होता है उसमें होता है चेंज, जो नीचे लिखा होता है उसके रिस्पेक्ट में चेंज होता है। अच्छा, इसके बाद मेरे बच्चे हम लोग फटाफट से आ जाते हैं मेरे भाई एक्सेलरेशन के ऊपर। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी आपने क्लास 9 से आप सीखते हुए आ रहे हैं। एक्सेलरेशन का मतलब मेरे बच्चे क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, सही है ना। और अपॉन में मेरे भाई क्या होता है, चेंज इन टाइम। कि भाई एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है ना। एक्सेलरेशन को स्मॉल से लिखते हैं, तो यहां पर हम लिख सकते
सकते हैं मेरे बच्चे? भाई डेल्टा बी अपॉन में डेल्टा टी। हाँ जी सर बिल्कुल सही है। जैसे मैंने डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी वेलोसिटी लिखा था, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट में चेंज समय के साथ। तो वहां पर जब हमने छोटे चेंज की बात करेंगे, बहुत माइनर चेंज, बहुत छोटू सा चेंज की, तो वहां पर हम dx अपॉन dt ले आएंगे। उसका मतलब ये होता है कि पोजीशन में छोटा सा चेंज हो रहा है समय के साथ, पोजीशन में छोटा सा चेंज हो रहा है समय के साथ। लेकिन यहाँ पर डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी को क्या लिख सकते हैं? dv अपॉन में dt। तो ये फॉर्मूला आपने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा मेरे भाई, a बराबर dv अपॉन dt। वहां पर आप क्या समझते थे कि d मतलब क्या होता है? चेंज। d मतलब क्या होता है? चेंज। लेकिन जो न्यूमरेटर में लिखा होता है उस क्वांटिटी में चेंज होता है, जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है उसके रिस्पेक्ट में चेंज होता है। अब देखो यहाँ पर वेलोसिटी में छोटा सा चेंज होगा, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा? समय के रिस्पेक्ट में चेंज होगा। बताओ, मेरे पॉइंट को समझने की कोशिश करी तो आई होप अब आपको डिफरेंशिएशन थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि भाई व्हेन वी कैलकुलेट a small changes in a quantity with respect to another quantity, so we use the method of differentiation as a tool। मतलब कहने का ये कि जब हम किसी क्वांटिटी में छोटा सा चेंज करते हैं, और जब हम किसी क्वांटिटी में छोटा सा चेंज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, तो वहां पर जो हम मेथड यूज करते हैं, वहां पर जो जुगाड़ यूज करते हैं, उसी का नाम होता है मेरे बच्चे डिफरेंशिएशन। अब अच्छा बताओ कि dy अपॉन dx लिखा है, अपने आप बोलो कि भाई यहाँ पर छोटा चेंज हो रहा है y में, किसकी मदद से चेंज हो रहा है? x की मदद से। यहाँ पर जो चेंज हो रहा है मतलब मैंने क्या कहा? न्यूमरेटर में जो लिखा होता है उसका मतलब होता है चेंज होना, और जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है उसका मतलब मेरे भाई होता है उसके रिस्पेक्ट में चेंज होना। तो यहाँ पर अगर छोटा सा चेंज हो रहा है एक क्वांटिटी में विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, तो वहां पर हम जो मेथड यूज करते हैं उसी को मेरे बच्चे कहते हैं डिफरेंशिएशन। सही है ना? अब यहां पर से हमारा जो पहला फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, वो क्या होता है? तो वो मैं आपको सिखाने का प्रयास करता हूं। इसमें जो सबसे पहला फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है d अपॉन dx ऑफ में x की पावर n। अच्छा, ये d अपॉन dx ऑफ x की पावर n मतलब x की पावर n में चेंज होना किसकी मदद से? x dx की मदद से या x की मदद से। सही है ना? देखो जो ऊपर लिखा होता है उसमें मेरे बच्चे क्या होता है? चेंज होना है, या उसमें चेंज हो रहा है, लेकिन जो नीचे लिखा होता है उसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। अब देखो इसका फॉर्मूला बहुत हल्के हाथ से बनाएंगे। देखो भाई ऐसा होता है कि फिजिक्स में या केमिस्ट्री में हम जब भी चीजों को पढ़ते हैं तो हमारे सामने उसका प्रूफ होता है। खासतौर से केमिस्ट्री में तो एक्सेप्शन वो दिखा रहे, फिजिक्स में आपको बाकायदा प्रूफ होता है। लेकिन यहाँ पर मैथ में d अपॉन dx ऑफ x की पावर, हम यहाँ पर बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं तो इसको डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। अच्छा, इसका फॉर्मूला हम आपको कैसे याद कराते हैं जरा देखो। क्या इसका फॉर्मूला बहुत कठिन है? याद करना नहीं है, अभी सिखाते हैं। अच्छा, पावर कितने? अच्छा, जो ऊपर लिखा होता है, खैर हम अभी 6-7 क्लास में चलते हैं, हम 6-7 क्लास में चलते हैं। अच्छा, 6-7 क्लास क्या कर रखो, जो नीचे लिखा होता है उसको क्या कहा जाता है? बेस। जो नीचे लिखा होता है उसको क्या कहा जाता है? बेस। जो ऊपर लिखा होता है उसको क्या जाता है? पावर। पावर को इंडेक्स भी कहा जाता है। अच्छा, अगर आप अपनी अच्छी आंखों से देखें तो क्या जो ऊपर पावर है वो n है कि नहीं है? तो n को कैसे लिख लो? बताओ, n आगे उतर आया, बताओ समझ में आ गया? जो एक्सप्रेशन वेरिएबल लगा है उसको उतार दो nx, और जो पावर लगी हुई है उस पावर में से एक मेरे बच्चे क्या कर दो? कम कर दो। सर समझ में नहीं आया? एक बार अगर और बता दो तो सब क्लियर हो जाएगा। सुनो, d अपॉन dx ऑफ x की पावर n लिखा हुआ है, ठीक? d अपॉन dx ऑफ x की पावर n लिखा है, तो जो पावर है उसको आगे ले आओ, ठीक है, और उस पावर में से एक कम कर दो। देखो उस पावर को, देखो जो n पावर थी वो मैं आगे लेकर आ गया, जो x था उसको मैंने ऐसे लिख दिया, उसमें से एक पावर को मैंने कम कर दिया। सर अगर इसके थोड़े एग्जाम्पल हो जाए तो थोड़ा और क्लियर हो तुम लोग। अगर हम कहें d अपॉन dx ऑफ x की पावर 4, बताओ। अच्छा देखो d अपॉन dx ऑफ x की पावर 4, क्या ये फॉर्मूला ये मिलता जुलता नहीं है? बिल्कुल मिलता जुलता है। तो अब मैं इस फॉर्मूले से आपको इसका सॉल्यूशन निकाल के दिखाता हूं। देखो यहां पर क्या लिखा है? पावर। पावर देखो 4 लिखी, इस पावर को मेरे बच्चे आगे ले आओ। आगे ले आए, नहीं ले आए? जो x है वो यहां पर ऐसे लिखा रहने दो, पावर में से एक कम कर दो, 4 - 1। तो इसका आंसर मेरे बच्चे आ जाएगा 4x रेज़ टू द पावर 3। देखो क्या कठिन है? बिल्कुल कठिन नहीं है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया है कि अगर d अपॉन dx ऑफ x की पावर n है तो जो पावर है वो आगे ले और पावर में से एक को माइनस कर दो। अच्छा, जरा एक और जरा देखो, अगर हम कहें d अपॉन dx ऑफ x की पावर मान लो 3 कह देते हैं। अच्छा ठीक, अभी थोड़ा और पावर बढ़ाएंगे। क्या d अपॉन dx ऑफ x की पावर 3, क्या d अपॉन dx ऑफ x रेज़ टू द पावर 9, क्या आपको एक जैसे नहीं लग रहे हैं? भैया बिल्कुल लग रहे हैं। जो पावर है वो आगे ले आओ और पावर में से एक को क्या कर दो मेरे भाई? माइनस कर दो। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज़ टू द पावर 3 का आंसर आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x²। ठीक, अब अगर हम कहें सर एक बार थोड़ा माइनस का बता दो, तो d अपॉन dx ऑफ x रेज़ टू द पावर -5 लिख देते हैं। चलो अच्छा ठीक, अब हम तो प्लस के आपको सिखा रहे हैं, हम माइनस का आपको सिखाते हैं। अच्छा देखो, अगर देखो पावर माइनस में तो फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, बस हमें अपना थोड़ा हल्के हाथ से इसको सॉल्व करना है। इसको मैं आपको नीले कलर से लिख के दिखाता हूं। अच्छा, इसमें पावर क्या है?
-5 है, मैंने -5 को ऐसे लिख दिया, आगे ले आए। भाई काम तो कर रहे हैं, जो उसका x है वो मैंने x ऐसे लिख दिया, जो पावर है उसमें से एक कम कर दो, -5 और -1, तो -5 और x रेज टू दी पावर कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, -6 हो जाएगा। आप चाहे इसी को आंसर में छोड़ दे या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 में x की पावर 6, क्योंकि अगर ये जो माइनस में अगर इसे पावर को प्लस में लिखना चाहे तो इसे डिवाइड में लिख सकते हैं। खैर अभी आप सीख रहे हैं तो आप इस आंसर को यहीं तक छोड़ेंगे। बात चाहे पावर माइनस की लगी हो चाहे पावर प्लस की लगी हो, d/dx ऑफ x रेज टू दी पावर n का फॉर्मूला होता है nx रेज टू दी पावर n -1, तो वहां पर जो n होता है वो आगे आ जाता है, पावर में से एक कम हो जाता है, जो अच्छा d/dx ऑफ x की पावर n nx रेज टू दी पावर n -1। अच्छा हम इसको जो है घूमते फिरते चलते फिरते सोते जागते कैसे कह सकते हैं कि भाई पावर आगे आ जाओ और पावर में से एक कम हो जाओ, पावर आगे आ जाओ पावर में से एक कम, पावर आगे पावर में से एक कम, पावर आगे पावर में से एक कम, ठीक है ना। आप समझ में आया कि पावर को आगे लिया और जो पावर है उसमें से एक कम कर दो। अच्छा ठीक, अब अगर हम कहें कि भाई dx/dx कितना होता है, देखो कि चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब चेंज जो हो रहा है x में चेंज हो रहा है x की मदद से, तो देखो ये सेम क्वांटिटी है तो ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा, बना जाएगा। अगर हम कहें आपसे कि dp/dp कितना होगा कि भाई p में चेंज हो रहा है p के रिस्पेक्ट में, तो मतलब अगर एक क्वांटिटी का चेंज हो रहा है सेम क्वांटिटी से, अगर हम यहाँ पर एक और फॉर्मूला मेरे बच्चे लिखते हैं कि अगर बताओ dm/dm कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1 हो जाएगा। ऐसे ही अगर एक फॉर्मूले की अगर हम और बात करें कि dy/dy, तो मेरे बच्चे कितना आंसर हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा। तो अब बताओ अच्छा क्या अभी तक मैंने आपको जो भी पढ़ाया क्या कठिन लगा? अच्छा डिफरेंशिएशन क्या होता है, अच्छा माइनर चेंज होता है, एक क्वांटिटी में अगर छोटा चेंज आ रहा है किसी दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में तो उसको डिफरेंशिएशन कहते हैं, सीधी बात है। अगर dx/dt का मतलब होता है डिस्प्लेस, छोटा सा चेंज डिस्प्लेसमेंट में समय के साथ। एक्सेलरेशन की बात करें तो छोटा चेंज वेलोसिटी में किसके साथ, समय के साथ, तो यहाँ पे दोनों क्वांटिटी छोटी ही होती है, ठीक है। अच्छा फॉर्मूला ये सबसे पहला फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला सिर्फ आपके फिजिक्स में नहीं आपके मैथ में आप लिमिट और डेरिवेटिव आपका एक चैप्टर है उसमें आपको सिखाया जाएगा और आई होप आप वहां तक जाएं उससे पहले ही आप इस फॉर्मूले को सीख जाएं, इस फॉर्मूले को रट लें बिल्कुल आप बहुत अच्छे से। तो इस फॉर्मूले को मैंने आपको सिर्फ समझाया ही नहीं है, इस फॉर्मूले को मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। और अगर हम चाहें तो रूट का भी एक एग्जांपल जैसे कि बात कर सकते हैं, जैसे कि मान लो अगर रूट है तो रूट में भी कोई दिक्कत नहीं, जैसे मान लो कि अगर हम यहाँ पर लिखें जैसे d/dx ऑफ रूट x, ठीक है ना, तो d/dx ऑफ रूट x का मतलब क्या होता है भाई मेरे x की पावर हाफ, बताओ मेरे भाई यही तो होता है, x की पावर हाफ ही तो होता है। तो आप इसमें क्या करेंगे, आप इस पावर को जो है वो आगे ले आएंगे, x आप ऐसे लिखेंगे और 1/2 -1 मतलब ठीक है ऐसे करके मतलब n -1, ठीक है। तो यहाँ पर जो पावर है 1/2 में से आप एक को क्या करेंगे, कम करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर ये x हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर 1/2 में से अगर -1 करेंगे तो ये कितना बचेगा, माइनस का 1/2, तो यहाँ पर से ये हो जाएगा 1/2 रूट x, मतलब रूट x का जो डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/2 रूट x। कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर से समझ लो कि रूट x का मतलब मेरे भाई x की पावर हाफ ही तो होता है, तो x की पावर हाफ को मैंने लिया है आगे और पावर में से कम कर दिया, हाफ को आगे लिया पावर में से एक कम, हाफ को आगे लिया पावर में से एक कम, हाफ को आगे लिया पावर में से एक कम, तो हाफ को मैंने आगे लिया और पावर में से एक कम, मतलब 1/2 में से अगर आप एक को माइनस करेंगे तो माइनस का 1/2 होगा। तो मैंने रूट का ले लो, चाहे आपको सीधे डायरेक्ट हो जाए चाहे माइनस का, तो मैंने आपको ये पहला फॉर्मूला था और ये सब जो बिल्कुल बेसिक था, ऐसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपको नए नए फॉर्मूले जानने को मिलेंगे और बिल्कुल बस इसी फॉर्मूले से अगर आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से समझ में आया है तो आगे आने वाले जितने फॉर्मूले वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो अब स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन के सेकंड फॉर्मूले पर। तो डिफरेंशिएशन का जो सेकंड फॉर्मूला होता है उसको आप समझने का प्रयास करें। जो पहला फॉर्मूला था उसमें मैंने इसलिए टाइम लगाया क्योंकि उसी फॉर्मूले से हम कई सारी चीजें जो आगे आने वाली हैं उसको हम समझेंगे। तो अगर हम कहें कि हम डिफरेंशिएशन निकालना चाहे किसी भी कांस्टेंट का, कि भाई अगर डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का क्या होता है, जैसे अभी हमने कहा कि x की पावर n, तो x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है क्या होता है n x की पावर n -1। मतलब जुगाड़ से कैसे सीखेंगे, पावर को आगे लिया पावर में से कम कर दो, पावर को आगे लिया पावर में से कम कर दो। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ये मैं आपको भी ऐसे बोल रहा है, अगर आप ऐसे बोलेंगे तो आप बिल्कुल हंसते खेलते इनको सीख जाएंगे। अच्छा अगर हम कहेंगे मतलब डिफरेंशिएशन किसी कांस्टेंट का कितना होता है, हमेशा याद रखना कि जब भी हम डिफरेंशिएशन किसी भी कांस्टेंट का निकालते हैं तो वो हमेशा 0 होता है, हमेशा 0 होता है। अगर हम किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन निकालते तो वो हमेशा 0 होगा। जरा एग्जांपल से समझो तो अपने कंसेप्ट को क्लियर करो। अगर हम कहें d/dx ऑफ 10, अच्छा अब आप 11th क्लास में पहुंच गए तो क्या 10 एक नंबर होता है, कांस्टेंट होता है, बोलो 10 एक कांस्टेंट होता है ना, तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन
जीरो। अच्छा एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करो, डी अपॉन डी एक्स ऑफ अगर हम 96 की बात करें कितना होगा, खटाक से बोलो जीरो। तीसरे की बात करें अगर डी अपॉन डी एक्स ऑफ अगर हम बात करें 500 की, तो बताओ कितना होगा मेरे पास, जीरो होगा। अगर हम बात करें कोई एक माइनस नंबर भी ले लो, डी अपॉन डी एक्स ऑफ 103 ले लो माइनस है, तब भी क्या हो जाएगा, जीरो ही तो हो जाएगा, कांस्टेंट की बात है। खैर अगर कोई भी कांस्टेंट अगर आपको दिखाई दे रहा है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ 100, डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1000, डी अपॉन डी एक्स ऑफ 10,000, डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 लाख, तो हमेशा आंसर कितना होगा, जीरो। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको डिफरेंशिएशन में दिख रहा है कोई कांस्टेंट, तो वहां पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आई होप आप मेरी इस बात को समझ रहे होंगे। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं तीसरे फॉर्मूले पर, अब मेरी आपको इस बात को ध्यान से समझें। अगर हम कहें कि भाई हमें डिफरेंशिएशन चाहिए, हमें डिफरेंशिएशन चाहिए जहां पर एक वेरिएबल भी हो और मल्टीप्लाई में क्या हो, कांस्टेंट भी हो। अच्छा भाई ठीक है, तो अगर हम कहें कि अगर एक में क्या हो, वेरिएबल भी हो, एक में क्या हो, कांस्टेंट, मल्टीप्लाई में हो, तो क्या होगा, इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर हम कहें डी अपॉन डी एक्स ऑफ में 5 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, बोलो क्या जो मैंने यहां पर तीसरे पॉइंट पर जो मैंने लिखा है और जो मैंने उसी का एग्जांपल बनाया है, क्या आप मेरी इन दोनों बातों से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। जरा देखो 5 कांस्टेंट होता है नहीं होता है, और जो वेरिएबल है वो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा है। मेरी बात हमेशा ध्यान रखना, अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई, बस यहीं से तो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन बच्चों को बहुत होती है, वो मैं होने नहीं दूंगा बिल्कुल भी यहाँ किसी तरह से। जरा देखो, अगर मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट लिखा हुआ है, मेरे बातों को समझना तो समझ में आएगा, मेरी बातों को समझना प्लीज। जो कांस्टेंट लिखा हुआ है वो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो होगा नहीं, मल्टीप्लाई में ध्यान रखना, उसको बाहर ले आओ। देखो क्या हम ऐसे करके बाहर ले आए, और जो अंदर बचा हुआ डी अपॉन डी एक्स ऑफ में एक्स स्क्वायर, देखो अगर मल्टीप्लाई में होगा, आगे बताएंगे, अगर मल्टीप्लाई में अगर कोई भी कांस्टेंट लिखा हुआ है जैसे 5 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, 10 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो उस 5 को बाहर ले आना। जैसे मैं इस कांस्टेंट को बाहर लेकर आया हूं 5, अब बताओ अच्छा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या ये डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n नहीं बन गया? बोलो मैंने क्या कहा था अभी, मैंने बोला था कि ये जो फॉर्मूला ये बिल्कुल एक रामबाण फॉर्मूला, ये हर जगह यूज होगा। भैया पावर को आगे लिया, पावर में से एक क्या कर दो, कम कर दो, तो यहाँ पर ये पावर को आगे लिया 2 टाइम्स ऑफ एक्स और 2 माइनस 1, बोलो अब यहाँ पर ये क्या हो गया, देखो 5 इंटू 2x की पावर 1, और ये कितना हो जाएगा 5 2 जा 10x। बोलो समझ में आया? देखो यहां पर अगर लिखा होता 5 टाइम्स ऑफ मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर, तो जो कांस्टेंट वाला है उसको बाहर ले, कोई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में नहीं कर सकते। लेकिन हाँ अगर यहां पर मैं यहीं पर चीजों को क्लियर कर देता हूं, अगर यहां पर लिखा होता डी अपॉन डी एक्स ऑफ 5 प्लस में एक्स स्क्वायर, खैर ये मेरा अगला फॉर्मूला है, लेकिन हम आपको यहीं पर से क्लियर करके देते हैं, यहीं पर से। अब देखो यहां पर दोनों चीजें देखो मल्टीप्लाई में यहां पर है, तो इनको आप अलग अलग करके लिख लीजिए। कैसे? डी अपॉन डी एक्स ऑफ 5, ठीक है ना, प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ मेरे बच्चे एक्स स्क्वायर। मतलब कहने का ये है कि अगर डिफरेंशिएशन में कोई भी मल्टीप्लाई में कांस्टेंट लिखा है तो वो उसके साथ में चलेगा, और अगर प्लस में अलग लिखा हुआ है तो उसका जीरो हो जाएगा। अब देखो क्या डिफरेंशिएशन एक कांस्टेंट का जीरो होता है, और एक्स स्क्वायर का बेटा ने कितना निकाला, 2x निकाला, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मेरे बच्चे क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। आप बोलो समझ में आया? एक बार हम इसको और क्लियर करते हैं, बिल्कुल जब तक ये क्लियर नहीं होगा बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं हम इसको। अब इस कंसेप्ट को एक बार और क्लियर करते हैं बेटा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं ये सब कुछ हो गया था, ये मैंने पूरा डिफरेंशिएशन की वीडियो अप्रोक्सीमेटली 44 टू 45 मिनट्स मैंने पूरी रिकॉर्ड कर ली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मेरी वीडियो है वो उसकी हाफ आ पाई, मतलब 23 मिनट की वीडियो आ पाई, और जो लास्ट की जो वीडियो थी वो स्टूडेंट्स पता नहीं कहां चली गई और नहीं आ पाई। मैंने पूरा सब कुछ पढ़ा दिया था, सब कुछ डिफरेंशिएशन हो गया था, पूरी वीडियो तैयार हो गई थी, लेकिन जब वो अपलोड करने की बारी आई तो सिर्फ मेरी 50% वीडियो ही आ पाई और 50% वीडियो नहीं आ पाई। तो इसलिए मुझे ये दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या है, हर बार की तरह मेरा मोए हो जाता है, आपका कट जाता है। ओहो गहरी बात है। खैर हमारा जो है बहुत बढ़िया, बहुत तगड़ा मोए हो गया था, तो इसलिए हम यहां से एक बार फिर से जो है जहां तक हमने छोड़ा था उसके आगे हम फटाफट पढ़ते हैं। मैं सब कुछ बना चुका था, लेकिन अब क्या है, कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा, तो मैं इसको फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूं। खैर आप गहरी बातों में ना आए, आप इसको समझें। जैसे मैंने अगर आपके सामने लिखा है कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, तो उसका मतलब होता है n टाइम्स ऑफ एक्स की पावर n माइनस 1। अच्छा हम इसको सीखेंगे कैसे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, पावर आगे पावर में से एक कम। अच्छा एक बार सर फिर से बोल के दिखाइए कि पावर आगे पावर में से एक कम, पावर आगे पावर में से एक कम। तो हमने आपको अगर बताया था कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n लिखा है, कोई कॉन्स्टेंट लिखा है, तो कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, और यहां पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x की पावर आगे आ जाएगी 2,
और x में से बन गया तो सिर्फ 1 ही बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 - 1 1 हो जाएगा, तो ये सीधा 10x आ जाएगा। लेकिन अगर आप मेरी एक बार बच्चे ध्यान रखेंगे कि अगर यहाँ पर बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है और प्लस के साइन में एक कांस्टेंट लिखा हुआ है, फिर अनदर लिखा हुआ है वेरिएबल, तो कांस्टेंट अगर प्लस में 0 हो जाएगा। यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग कि अगर लिखा हुआ है जैसे मान लो d/dx ऑफ 5 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहां पर सीधे सीधे उसको 5 जो है वो बाहर आ जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई में वो 0 नहीं होगा। लेकिन अगर अलग से लिखा हुआ है कि d/dx ऑफ 5 + x स्क्वायर, तो अगर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बेटा और प्रकाश डालूं तो जरा मेरे बच्चे इसको समझने की कोशिश करें। d/dx ऑफ में 5 और प्लस में d/dx ऑफ में मेरे बेटे हो जाएगा x टाइम्स ऑफ स्क्वायर। तो आप देखो ये बिल्कुल अलग लिखा हुआ है। मैंने आपसे क्या कहा कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बच्चे क्या होता है, 0 होता है, और x स्क्वायर का क्या होता है, 2x होता है। तो 2x + 0 इट मींस दैट 2x। समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपके सामने लिखा हुआ है d/dx ऑफ m ± n, चाहे mn भी हो सकता है, pq भी हो सकता है, ab भी हो सकता है, लेकिन मैंने यहां पर प्लस माइनस साइन इसलिए लगाया ताकि मैं एक साथ दो फॉर्मूले पर चलूंगा, या फिर इसके बीच में प्लस भी हो सकता है, इसके इधर बीच में माइनस भी हो सकता है। तो जाहिर सी बात है इसके बाहर एक मल्टीप्लाई का साइन है, तो एक बार इसकी मल्टीप्लाई इससे, एक बार मल्टीप्लाई इससे, तो ये मेरे बच्चे हो जाएगा dm/dx, और ये हो जाएगा प्लस माइनस में हो जाएगा dn/ में क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। सीधी सी बात है भाई कि अगर मल्टीप्लाई में कोई दोनों लिखे हुए तो हमने उसको दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। सर हम इसको कैसे समझेंगे, तो क्वेश्चन से समझेंगे, जरा इसको समझने का प्रयास करें। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है d/dx ऑफ में अच्छे लिखा है x² + x + 2, ठीक लिखा हुआ है, कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन है। तो क्या बिल्कुल ये इस जैसा है? अगर मैं 2 को ना लेकर आऊं, अगर मैं 2 को ना लेकर आऊं तो जरा देख लो। अच्छा 2 मैंने इसलिए लिखा हुआ है ताकि मैं आपकी थोड़ी सी कंफ्यूजन तो दूर कर सकूं। बड़े मन से सही है ना कि यहां पर हमने दो फंक्शन लिखे, अगर हम इस 2 को ना लाएं तो आप बिल्कुल ये इसकी तरह है, खैर कितने भी हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, उससे क्या मतलब, हमें सीखना है बस, ठीक। तो यहां पर अगर आप देखें तो इसकी मल्टीप्लाई सबसे हो जाएगी, मतलब आपको एक एक करके सबका डिफरेंशिएशन करना है। इट मींस दैट d/dx ऑफ में बच्चे हो जाएगा x², और यहां पर हो जाएगा d/dx ऑफ में हो जाएगा x, और यहां पर हो जाएगा d/dx में ऑफ कांस्टेंट। अच्छा देखो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है भाई, आप समझ भी गए हो कि d/dx ऑफ इसका डिफरेंशिएशन, d/dx ऑफ x का डिफरेंशिएशन और d/dx ऑफ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, सीधी सी बात है। अच्छा ठीक। अच्छा यहाँ पर अभी जो सबसे पहला फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में सबसे अच्छा फॉर्मूला, सबसे फेमस फॉर्मूला होता है x⁻n which is equal to n x की पावर में n-1, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो n कितना है, n यहाँ पर 2 है, आगे ले आओ, x ऐसे लिखा रहा है तो 2 - 1 कितना होगा, 1, तो x की पावर 1, तो हम यहाँ पर 2x लिख रहे हैं। अच्छा dx/dx कितना होता है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1, और कांस्टेंट का कितना होता है 0, तो इट मींस दैट इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बच्चे कितना आ जाएगा, 2x प्लस में 1 आ जाएगा। अच्छा क्या सर जब हम डिफरेंशिएशन को अच्छे से सीख लेंगे तो क्या हम ये स्टेप को लिखते रहेंगे, क्या क्या लिखते ही रहेंगे? नहीं लिखते रहेंगे, हम नहीं लिखते रहेंगे, हम हमेशा क्या करेंगे, जैसे x² का 2x होता है, x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, कांस्टेंट का 0 होता है। क्योंकि अभी हम बच्चों की तरह सीख रहे हैं, अभी हम छोटे बच्चे हैं, तो इसलिए अगर हम लोग छोटे बच्चे हैं, अगर हम लोग अपने आप को तैयार कर रहे हैं तो बिल्कुल अपनी तैयारी में हमें कोई कमी नहीं छोड़नी है। जब हमारे बेसिक क्लियर हो जाएंगे, हमारा हाथ रवा हो जाएगा, तब हम आगे उसको फास्ट करेंगे, सही। अब बच्चों आता है आपको 5th रूल, मतलब अगर देखा जाए तो डिफरेंशिएशन यहीं से है, मतलब ये तो बहुत बेसिक से फॉर्मूले, यहां से शुरू होता है प्रोडक्ट रूल। अच्छा तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है? अच्छा एक बात बताऊं, मैं अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वो आई होप आपको समझ में 100% आया होगा, ये हमारी गारंटी है, ठीक। मैं एक बार फिर से कह देता हूं कि मैं सब कुछ कर चुका था, अब वीडियो नहीं आ पाई, पता नहीं वो क्या टेक्निकल फॉल्ट है, तो वो तो हमें अब इसमें फिर से बनानी है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल है, प्रोडक्ट रूल। अच्छा प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है कि नहीं होता है, ठीक। तो बताओ d/dx ऑफ में बताओ कि m/n कुछ ऐसे करके लिखे होंगे, बताओ भैया। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई तो होता है, 6ठे 7वें से पढ़ते चले आए हो, तो यहाँ पर देखो क्या आपको दो फंक्शन नजर आ रहे हैं यहाँ पर, एक m और एक n, तो एक फर्स्ट हो जाएगा, एक सेकंड हो जाएगा। अच्छा इसको समझो, अच्छा हम इसे याद कैसे करेंगे? सर अगर कोई ऐसा तरीका बता दे या कोई एक ऐसे गाने के जरिए बता दे कि हमें ये हमेशा याद रहे, तो वो सुनो। हमेशा ध्यान रखना बेटा, जो प्रोडक्ट रूल होता है, प्रोडक्ट रूल में a इंटू बी बराबर b इंटू ए होता है। बताओ ab इक्वल टू बी होता है कैसे? अच्छा 2 इंटू 3 हमेशा बराबर होगा 3 इंटू 2 के। अच्छा 3 इंटू 2 क्या होता है 6, 2 इंटू 3 क्या होता है 6। मतलब मेरे कहने का बेटा ये है कि प्रोडक्ट रूल में आप किसी को भी फर्स्ट फंक्शन मान सकते हैं, किसी को भी सेकंड फंक्शन मान सकते हैं। समझ में आया? प्रोडक्ट रूल में आप किसी को भी फर्स्ट फंक्शन मान सकते हैं, किसी को भी सेकंड फंक्शन मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये भी बराबर हमेशा बी होगा। आप देख सकते हैं 2 इंटू 3 करें या 3 इंटू 2 करें, 2 इंटू 5 करें या 5 इंटू 2 करें, बात एक ही है।
अब हम इसको लिखते हैं, इसके दो तरीके से हम इसको आंसर बना सकते हैं, क्योंकि जब हम फर्स्ट फंक्शन किसी को भी मान सकते हैं तो ऐसे ऐसे लिखेंगे, पहला फंक्शन ऐसा ही दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन ऐसा ही पहले का डिफरेंशिएशन। कैसे? इसको हम ऐसे करके लिखेंगे कि पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, देखो कर दिया, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरा फंक्शन ऐसा ही, ठीक है ना, प्लस दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन और पहला वाला फंक्शन ऐसा ही। देखो अरे सीधी सी बात है भाई, पहले का डिफरेंशिएशन कर दो, दूसरे को छोड़ दो, दूसरे वाले में जिसको छोड़ा है उसका डिफरेंशिएशन कर दो, जिसका डिफरेंशिएशन किया है उसको छोड़ दो। मतलब कैसे कि पहले वाले का डिफरेंशिएशन, यहां पर देखो पहले वाले का डिफरेंशिएशन दूसरा वाला ऐसा ही प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन पहला वाला ऐसा ही। देखो यहां पर देखो सही लिखा है, देखो पहला फंक्शन ऐसा ही दूसरे का डिफरेंशिएशन, ठीक है। यहां पर बच्चों थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, यहां पर dn आएगा, सॉरी, यहां पर हो जाएगा कि dn अपॉन dx, आई एम सो सॉरी, तो यहां dn अपॉन dx और यहां पर m। तो आप अच्छा देख सकते हैं कि दोनों का डिफरेंशिएशन हो गया कि नहीं हो गया है, कि पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरा फंक्शन ऐसा ही प्लस दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन पहला फंक्शन ऐसा ही। एक बार फिर से इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जिस जैसे आपको मर्जी पड़े, हम इसको बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहला फंक्शन ऐसा ही दूसरे का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, फिर प्लस दूसरा फंक्शन ऐसा ही पहले का डिफरेंशिएशन। बताओ, क्योंकि a इंटू बी बराबर हमेशा होगा b इंटू ए के, तो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, वो कंफ्यूजन होती है, फर्स्ट किसको माने सेकंड किसको माने। प्रोडक्ट रूल में आप किसी को भी फर्स्ट मान सकते हैं, किसी को भी आप सेकंड मान सकते हैं। समझ में आया? तो यहां पर आप इसको ऐसे करें कि पहला फंक्शन ऐसा ही दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन ऐसा ही पहले का डिफरेंशिएशन। क्या बात है सर, पहला फंक्शन ऐसा ही दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन ऐसा ही पहले का डिफरेंशिएशन। अरे सर क्या बात है सर, एक बार और हो जाए, पहला फंक्शन ऐसा ही दूसरे का डिफरेंशिएशन, अंदर से अपने बोलो, पहला फंक्शन ऐसा ही दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन ऐसा ही, क्या बात है सर, पहले का डिफरेंशिएशन, पहला फंक्शन ऐसा ही दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन ऐसा ही पहले का डिफरेंशिएशन। ये ऐसा नहीं है मैं मजा आ रहा है ये बात बोले, ऐसा कुछ नहीं है, हम इस प्रोडक्ट रूल को हंसते खेलते सीखना चाहते हैं, तभी हम आपसे बुलवा रहे हैं, आपके अंतरात्मा से बुलवा रहे हैं कि पहला फंक्शन ऐसा ही दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन ऐसा ही पहले का डिफरेंशिएशन। अच्छा ठीक, अब यहां पर हम कुछ आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले बताते हैं। अगर हम कहें कि d अपॉन dx ऑफ साइन एक्स, तो हमेशा बच्चे याद रखना साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमेशा होता है कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ऐसी सिमिलरली अगर हम बात करें d अपॉन dx ऑफ बच्चे कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है मेरे बच्चे हमेशा माइनस का साइन एक्स। फिर से एक बार सुन लो कि d अपॉन dx ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स होता है, और बच्चे कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस में साइन एक्स। तो फिर हम इसको कैसे बोलेंगे, पहला फंक्शन ऐसा ही दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन ऐसा ही पहले का डिफरेंशिएशन। ठीक, जरा क्वेश्चन करते हैं लोग। यहां पर अगर मैं कहूं आपसे कि d अपॉन dx ऑफ एक्स स्क्वायर और साइन एक्स, अच्छा देखो क्या ये दोनों फंक्शन जो लिखे हुए हैं, क्या ये दोनों फंक्शन प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं? तो एक बार देखो ऐसे करना है, एक बार का मतलब पहले का डिफरेंशिएशन करो दूसरे को छोड़ दो, करना है कि जैसे पहले का डिफरेंशिएशन किया तो दूसरे को छोड़ दिया, ठीक है ना, फिर दूसरे को छोड़ दिया पहले का डिफरेंशिएशन कर दिया। तो हम कह रहे हैं कि मैंने इसको फर्स्ट माना है, इसको सेकंड माना है, कैसे भी कर दो। जैसे मान लो हम कैसे भी कर दे रहे हैं, वो हमारे ऊपर है कि मान लो मैंने करा है कि पहला फंक्शन ऐसा ही दूसरे का डिफरेंशिएशन, देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर दिया कि नहीं कर दिया, फिर प्लस दूसरा वाला फंक्शन ऐसा ही और पहले का डिफरेंशिएशन। बोलो अगर हम ये पहले लिखते हैं बाद में लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं, आंसर तब भी सेम आएगा, ठीक है ना। अब देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा नहीं, ठीक है ना, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अभी मैंने आपको बताया, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, प्लस साइन एक्स आपका ऐसे ही रहेगा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है वो होता है मेरे बच्चे 2 टाइम्स ऑफ एक्स। तो अभी के लिए आपका यही आंसर हो जाएगा। आप चाहे 2x को पहले लिख सकते हैं, यू कैन टेक x कॉमन एज वेल, जैसे आप चाहे, ये तो खैर मैथ है। तो बताओ आपको ये समझ में आया है कि क्या करना है, कि पहला फंक्शन ऐसा ही दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन ऐसा ही पहले का डिफरेंशिएशन। देखो पहला फंक्शन ऐसा ही दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन ऐसा ही पहले का डिफरेंशिएशन, पहला फंक्शन ऐसा ही दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन ऐसा ही पहले का डिफरेंशिएशन। बताओ आया समझ में? आज से कहते 2-4 बार बोलोगे तो तुम्हें रट जाएगा बिल्कुल, और तुम ये कह रहे हो कि d अपॉन dx और 2-4 बार इसको कर लेना, डायरेक्ट लिख दोगे आंसर।
जरा देख के ओरली बता दोगे, समझ में आया? इतना कोई कठिन नहीं है ये, हम तुम्हें इसलिए सिखा रहे हैं ताकि हल्के हाथ से हम तुम्हें ये बार बार बच्चे तुम्हें क्यों बुलवाते हैं, ताकि जब तुम्हें हंसते खेलते सीख जाओ, तुम्हें बार बार किताबों के पन्ने ना पलटने पड़े। अगर तुम्हें याद करना हो d/dx ऑफ x की पावर है तो आप कह सकते हैं कि x की पावर में n-1। ऐसे में आपको प्रोडक्ट रूल भी याद करा रहा हूं कि पहला फंक्शन ऐसा ही दूसरे का डिफरेंशिएशन पर, दूसरा फंक्शन ऐसा ही पहले का डिफरेंशिएशन, या फिर आप पहले का डिफरेंशिएशन करते हैं दूसरे वाले को छोड़ते हैं, दूसरे वाले का करते हैं, एक ही बात है, सीधी सी बात, ठीक है ना? तो प्रोडक्ट रूल आप उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब तो स्टूडेंट्स अब हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं प्रोडक्ट रूल पर, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है ना? तो जैसे मान लो यहां पर बेटा लिखा हुआ है d/dx ऑफ x की पावर 4 टाइम्स इनटू cos x, ठीक? एक हमने साइन कर लिया था तो एक हम cos का कर ले रहे हैं। वही बात है कि इसमें पहला फंक्शन आप किसी को मान सकते हैं, तो जैसे हमने अगर अपनी तरफ से कह दिया कि फर्स्ट फंक्शन ये है और सेकंड फंक्शन ये है, तो अगर हम यहां पर लिखेंगे कि पहला फंक्शन ऐसा ही दूसरे का डिफरेंशिएशन, देखो कर दिया, मतलब एक का डिफरेंशिएशन करना है, एक को छोड़ना है। पहला फंक्शन ऐसा ही दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन ऐसा ही और मेरे बच्चे पहले का डिफरेंशिएशन, ठीक है? एक बार फिर से बोलो, पहला फंक्शन ऐसा ही दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन ऐसा ही पहले का डिफरेंशिएशन, सही है ना? तो यहां पर देखो मेरे बच्चे x की पावर 4 है। अच्छा, cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस साइन x, सही है ना? cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस साइन x, तो माइनस में इधर ले आता हूं, ये लिखा, ठीक है? और यहां पर होगा cos x का माइनस साइन x, cos x बच्चा ऐसे ही रहेगा और ये कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ x क्यूब, क्यों? 4 टाइम्स ऑफ x क्यूब हो जाएगा, मतलब x की पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n-1, तो n आगे, नंबर आगे और पावर में से एक कम, 4 माइनस मतलब 4 माइनस 1 3, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप इसको 4x क्यूब लिख सकते हैं, यहाँ पर 4 ऐसे लिख सकते हैं 4x क्यूब cos x, फिर यहां से आप x क्यूब को कॉमन ले सकते हैं। खैर ये तो बेसिक मैथ है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। खैर अब इस वीडियो का जो लास्ट रूल है क्वोशंट रूल, तो अब हम लोग लास्ट रूल पर पढ़ेंगे। बस ये डिफरेंशिएशन वीडियो का लास्ट रूल है जिसका नाम है क्वोशंट रूल या डिविडेंड रूल। बस इसको अच्छे से समझ लेना, पूरा टॉपिक आपके हाथ में होगा जो कि है डिविडेंड रूल, और इसी को ही कहा जाता है क्वोशंट रूल। अच्छा ठीक, अच्छा ये प्रोडक्ट रूल से बहुत अलग है बिल्कुल लगभग उसी के जैसा, लेकिन थोड़ा सा इसमें से डिफरेंस है। वो अंतर क्या है वो हम आपको बताते हैं। अच्छा, डिवाइड मतलब क्या होता है? दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देखो यहां पर हमने x की पावर 4 cos x लिखा है, y की पावर 4 भी हो सकता है, हमें उससे कंफ्यूज नहीं होना है, हमें एक तरीका सीखना है। तो बताओ अगर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि d/dx ऑफ m/n, बताओ। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। भाई डिवाइड का मतलब तो जैसे ही पैदा होता है हमें बता दिया जाता है कि दो फंक्शन डिवाइड होते हैं। बताओ डिवाइड में लिखा हुआ है कि नहीं? लेकिन इसमें खेल क्या है ये सुन लो। हमने आपसे कहा प्रोडक्ट रूल में आप बेटे किसी को भी फर्स्ट फंक्शन मान सकते हैं, किसी को भी सेकंड फंक्शन मान सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल आपने कहा हम किसी को भी फर्स्ट फंक्शन मान सकते हैं, किसी को भी सेकंड फंक्शन मान सकते हैं। लेकिन डिविडेंड रूल में आपको न्यूमरेटर को फर्स्ट फंक्शन मानना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को सेकंड फंक्शन मानना पड़ेगा। सर ऐसा कैसे? अच्छा ठीक, क्या 1/2 हमेशा बराबर होगा 2/1 के? अच्छा 1/2 को अगर आप सॉल्व करें तो कितना आएगा? 2 5 से 10 0.5 आएगा, और 2/1 को सॉल्व करें कितना आएगा? 2 आएगा। क्या 0.5 और 2 हमेशा आपस में बराबर होंगे? यार हम कैसी बातें कर रहे हैं? सेकंड थर्ड क्लास के बच्चे पूछो क्या 1/2 और 2 हमेशा आपस में बराबर होंगे? बोलो 1/2 का मतलब क्या हो गया? 0.5, 2/1 का मतलब हो गया 2, तो 0.5 और 2 आपस में हमेशा बराबर होते हैं, कभी नहीं बराबर होते हैं। तो इसीलिए डिविडेंड रूल में पहला रूल क्या है? न्यूमरेटर को ही पहला मानना है, डिनोमिनेटर को दूसरा मानना है। समझ में आ गया? न्यूमरेटर को पहला मानना है, डिनोमिनेटर को दूसरा मानना है। न्यूमरेटर को पहला मानना है, डिनोमिनेटर क्लियर? अब इसमें आप पहले वाले का कर दो डिफरेंशिएशन, कर दिया dm/dx कर दिया, पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया। देखो आसान है ये, कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले वाले का आपने डिफरेंशिएशन कर दिया, दूसरे वाले को आपने ऐसे ही छोड़ दिया। उसके बाद देखो फिर आप क्या करो, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर दो dn/dx और पहले वाले को खाली छोड़ दो, और अपॉन में क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर का होल स्क्वायर। मतलब कोई दिक्कत नहीं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। पहला न्यूमरेटर को मान लो फर्स्ट फंक्शन, डिनोमिनेटर को मान लो सेकंड फंक्शन। पहले वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरा वाला ऐसा ही, क्या है प्रोडक्ट रूल जैसा है? बिल्कुल है। दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, पहला वाला ऐसा ही, टोटल अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। इसको हम कैसे याद करेंगे? पहले वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरा वाला ऐसा ही, पहले वाले का डिफरेंशिएशन,
दूसरा वाला ऐसा ही माइनस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन पहला वाला ऐसा ही अपॉन नीचे वाले का होल ऑफ स्क्वायर, कि पहले वाले का डिफरेंशिएशन दूसरा वाला ऐसा ही माइनस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन पहले वाला ऐसा ही अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर नीचे वाले का होल ऑफ स्क्वायर, की पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरा फंक्शन ऐसा ही दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन पहला फंक्शन ऐसा ही और नीचे वाले का होल ऑफ स्क्वायर। यहां पर सीधा सा यहां पर दो चीजें आती हैं, एक माइनस और एक डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये आप याद रखना कि जो डिनोमिनेटर होगा इसका क्या हो जाएगा बच्चे, होल स्क्वायर हो जाएगा, पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा क्लियर, दूसरा फंक्शन ऐसा ही लिखा रहेगा, उसके बाद माइनस का साइन लगेगा, जिसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, बाकी खाली हो जाएगा। ठीक, तो dm अपॉन dx पहले फंक्शन का मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, जो n बचा है वो मैंने लिख दिया। अब माइनस m का डिफरेंशिएशन हुआ नहीं, सेकंड स्टेप में करेंगे और पहले वाले का हो चुका है उसको खाली छोड़ देंगे। क्या सर इस पे क्वेश्चन करें? हाँ बिल्कुल करो, लो। अच्छा, जैसे यहां पर लिखा है cos x अपॉन x की पावर 5, हम cos से चलते हैं सीधे, कोई दिक्कत नहीं है, किसी से चल सकते हैं, हम cos से चलते हैं। तो हम कलर को चेंज करते हैं, तो यहां पर बच्चों ये कौन सा फंक्शन हो गया, फर्स्ट फंक्शन, ये कौन सा हो गया बच्चे, सेकंड फंक्शन। अच्छा ट्राई करो कि पहले वाले का डिफरेंशिएशन, ठीक है, यहां पर यहां डी अपॉन dx आप लिख सकते हैं। ठीक, अब अच्छा करो कि पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया, पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरा वाला फंक्शन ऐसा ही माइनस दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन पहला वाला फंक्शन ऐसा ही और अपॉन में नीचे वाले का होल ऑफ स्क्वायर, मतलब डिनोमिनेटर का होल ऑफ स्क्वायर। देखो सही है कि नहीं? अच्छा हमने सही करा है कि चेक कर लो, पहले वाले का डिफरेंशिएशन दूसरा वाला ऐसा ही माइनस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन पहला वाला ऐसा ही अपॉन में डिनोमिनेटर का होल ऑफ स्क्वायर। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। खैर cos x का क्या होता है, माइनस साइन x, cos x का क्या होता है, माइनस ये लगा x की पावर 5 ये लिखा, sin x ये लिखा। अच्छा d अपॉन dx ऑफ x की पावर 5, याद करो d अपॉन dx ऑफ x की पावर n विच इज इक्वल टू n टाइम्स n x की पावर n माइनस, मतलब n आगे ले आओ, 5 आगे ले आओ, 5 में से 1 कम कर दो 4, यहां पर हो जाएगा cos x और अपॉन में बेटा हो जाएगा x की पावर में 10। क्या सर इस क्वेश्चन का यही आंसर है? यही आंसर है। आप चाहे माइनस साइन को कॉमन लेकिन दोनों को प्लस भी कर सकते हैं, बाकी ये फिर बेसिक मैथ कर सकते हैं आप। ठीक, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बस फिर हम इस वीडियो को फिनिश करते हैं। ठीक, एक साइन का कर लेते हैं, जैसे मान लो ऊपर लिखा हुआ है x की पावर 4 और अपॉन में क्या लिखा हुआ है, मान लो बेटा sin x लिखा हुआ है, सही है ना? ऊपर क्या लिखा है x की पावर 4, नीचे क्या लिखा है sin x, ये भी हो जाएगा। तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन और दूसरा वाला फंक्शन ऐसा ही, पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरा वाला फंक्शन ऐसा ही माइनस दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन और पहला वाला फंक्शन ऐसा ही और अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, मतलब साइन एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर क्यूब, मतलब एन आगे और एक कम 4x क्यूब, ये हो जाएगा साइन एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स x की पावर 4 और अपॉन में बच्चे हो जाएगा साइन स्क्वायर x। तो ये क्वेश्चन का आपके क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, तो ऐसे अगर हम आपको चाहें तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे दे सकते हैं। आप जो है होमवर्क में अगर चाहें तो कुछ क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये जैसे हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx है, इसका ट्राई कर लेना, ठीक है ना? ऐसे करके हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो इसका जो है आंसर अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है ना? एक जैसे इंटीग्रेशन की अगर मतलब सॉरी ये डिफरेंशिएशन है, सॉरी यहां पर बच्चों डी अपॉन डी एक्स आएगा, ठीक है ना? यहां पर डी अपॉन डी एक्स आएगा। ठीक, यहां पर डी अपॉन डी एक्स ये भी हो गया, डी अपॉन डी एक्स आप चाहे तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का भी कर सकते हैं, ठीक है? फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन हो जाएगा। अगर एक हम और की बात करें तो फोर्थ एक क्वेश्चन और कर लेना कि डी अपॉन डी एक्स आप ऐसे भी कर सकते हो कि साइन एक्स भी हो सकता है और अपॉन में हो सकता है एक्स की पावर 2 एक्स स्क्वायर कर लो, ठीक है? या मुझे लगता है ये क्वेश्चन हो चुका है, तो यहां पर आप कर सकते हैं x की पावर 6 कर लो। तो ये 4 क्वेश्चन आप होमवर्क में कर सकते हैं, तो इससे आपका जो है और क्लियर होगा। बाकी आप अपने आप से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, मैं अगर होमवर्क ना भी दूं आपको तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो खैर ये बिल्कुल था कि प्रोडक्ट रूल को कैसे याद करेंगे, पहला फंक्शन ऐसा ही, दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस दूसरा फंक्शन ऐसा ही, पहले का डिफरेंशिएशन। लेकिन क्वेश्चन रूल में क्या है कि आपको न्यूमरेटर को पहला मानना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को दूसरा मानना पड़ेगा, कि पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर देना बेटा, दूसरा वाला ऐसा ही माइनस जिसका आपने डिफरेंशिएशन नहीं किया उसका डिफरेंशिएशन कर देना, और जिसका कर चुके उसको खाली छोड़ देना, और अपॉन में नीचे वाले का होल स्क्वायर मतलब डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो दैट्स ऑल अबाउट द डिफरेंशिएशन, दैट्स ऑल अबाउट द dy अपॉन dx। ठीक, तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही था। आपको
आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। एक बार वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं इसके आंसर्स जो है आप कमेंट में करें, तो ताकि मैं देख सकूं कि आपके जो आंसर्स हैं आपने काफी हद तक क्या सीखा ये मुझे पता लग सके। एक प्यारा सा कमेंट छोड़ना। इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है अमृत शर्मा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन के बारे में। जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बेसिक मैथमेटिक्स के दौरान मैंने आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाया था, सिमिलरली मैं इस वीडियो में आपको बेसिक मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन के बारे में समझाऊंगा, जो कि आपके फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत काम आएंगे। और सिर्फ न्यूमेरिकल में भी नहीं, जब जैसे कि आप इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं बाय कैलकुलस मेथड से, तो उसमें इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले यूज होते हैं। तो ये मेरी वीडियो आप सभी क्लास 11th स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बेटा हमने डिफरेंशिएशन को बहुत हल्के हाथ से बहुत बेसिक से सीखा था, जो फॉर्मूले थे वो मैंने आपको लिखकर दिखाए थे, उन फॉर्मूले से रिलेटेड मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन वहां पर सॉल्व करे थे। सिमिलरली इस वीडियो में भी मैं आपको इंटीग्रेशन बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा। जो फॉर्मूले इंटीग्रेशन में बनते हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, बिल्कुल बेसिक से आपको समझाऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं वादा करता हूं आप मेरी इस वीडियो को बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत मजा आएगा आपको हमारे इस क्लास में। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेटा इसमें लिखा हुआ है जैसे इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन का अगर बेटा सिंबल की बात करें तो वो ऐसे करके इस प्रकार से बनता है, ठीक है ना। तो अगर आप इस वर्ड की मीनिंग निकाले तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना, इंटीग्रेट करना। जैसा कि हमने डिफरेंशिएशन में सीखा था कि मतलब अगर एक क्वांटिटी में चेंज आ रहा है दूसरे क्वांटिटी की मदद से और कोई स्मॉल चेंज होना चाहिए तो उसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। लेकिन इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं, थोड़ा बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा। इसमें लिखा है इंटीग्रेशन इज अ टूल व्हिच हेल्प्स टू ऐड इनफाइनाइट पार्ट्स ऑफ अ क्वांटिटी। कहने का मतलब ये कि जैसे मान लीजिए मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक वायर ऐसे करके दे रखा है, उसकी जो डिस्टेंस है वो x है। समझ में आया? बिल्कुल बेसिक से हम आपको समझाएंगे। से मान लीजिए बार दे रखा है या मान लीजिए कुछ भी है, ये सब्सटेंस कुछ भी कह सकते हैं इसको। तो इसकी जो लंबाई है, जो इसकी लेंथ है वो कितनी बेटा, वो x है। मैंने इसकी लंबाई को x मान लिया, ठीक। अगर हम इसके दो टुकड़े कर दें, अगर हम इसके बताओ दो टुकड़े कर दें, तो बताओ कहीं ना कहीं एक टुकड़ा x/2 होगा, एक टुकड़ा x/2 होगा। भाई बिल्कुल बेसिक सी बात है, बच्चों वाली बात है। जैसे मान लीजिए एक वायर है, उसकी जो लेंथ है वो x है। अगर मैंने बेटा उसके दो टुकड़े कर दिए हैं तो उसपे x/2 और x/2 ये उसके दो टुकड़े, अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे x/2 प्लस x/2 तो आपको x मिल जाएगा। तो ये तो होता है बच्चों फाइनाइट। ये क्या होता है? फाइनाइट क्वांटिटी। कहने का मतलब ये कि अगर मैंने इस वायर के दो टुकड़े करे हैं तो 2 मतलब होता है जिनको हम आराम से गिन सकते हैं। लेकिन इंटीग्रेशन का यूज हम लोग वहां पर करते हैं जहां पर मैं किसी क्वांटिटी के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्ट्स करने, बहुत सारे टुकड़े करने हैं। इसी सेम एग्जांपल को लेकर मैं चलता हूं। जैसे मान लीजिए ये एक वायर है, फिर से इसकी जो लंबाई है वो कितनी है बेटा, x है। और मान लीजिए मैं इसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर रहा हूं, और उस बहुत छोटे छोटे टुकड़े को कहा जाता है इनफाइनाइटेसली स्मॉल, ठीक है ना। इनफाइनाइटेसली स्मॉल मतलब बहुत छोटे छोटे टुकड़े हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं इसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े करूंगा तो एक हो जाएगा dx, एक हो जाएगा dx, एक हो जाएगा dx। मतलब बेटा ये मैं इसी, और ये इतने बड़े नहीं होते हैं, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। मतलब इनकी जो लंबाई होती है वो 0.00000 लगभग अप्रोक्सीमेटली 0 होते हैं, कंप्लीट 0 नहीं होते हैं। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि इनकी जो लेंथ होती है वो लगभग होती है 0.000 ऐसे करके चलते चले जाते हैं। तो अगर हम इनके बताइए dx ऐसे इसके बहुत सारे इनफाइनाइट टुकड़े हो जाएंगे, और अगर हम इन सबको जोड़ देते हैं तो क्या हमें x मिल जाएगा? बताओ, सीधी सी बात है। जैसे मान लीजिए अगर इसका एक और आपको करके दिखा दे तो ये dx हो जाएगा। इधर से भी आप ऐसे करके देख लीजिए dx। तो अगर हम इनके बहुत छोटे छोटे से टुकड़े कर दें तो, और अगर हम उसका इंटीग्रेट कर दें तो बताओ यहां से हमने क्या सीखा? देखो यहां से हमने सीखा कि अगर हम इनके बहुत सारे मतलब इनफाइनाइटेसली स्मॉल टुकड़े कर दें तो बताओ हम dx उसको कह सकते हैं। और बताओ जब हमने इनके इनफाइनाइटेसली स्मॉल को छोटे छोटे टुकड़े करे dx तो बताओ हमें कंप्लीट एक x मिल जाएगा, हमें पूरा x मिल जाएगा। बताओ जैसे कि छोटे छोटे टुकड़े हो गए dx, तो अगर हमें पूरा इसका मिलेगा तो क्या मिल जाएगा बेटा? हमें x मिल जाएगा। तो अब मैं आपकी कंफ्यूजन को दूर करता हूं। आपने क्लासेस में पढ़ा होगा समेशन, जो ऐसे करके बनता है। तो आप याद रखना जो समेशन होता है वो यूज होता है बेटा फाइनाइट के लिए, और जो इंटीग्रेशन होता है वो यूज होता है इनफाइनाइट के लिए, ठीक। जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा होगा कि 1 2 3 जा रही है कि मतलब एक वैल्यू 0 से लेकर 3 तक है, 0 से लेकर 4 तक है। तो समेशन बेसिकली हम लोग फाइनाइट चीजों के लिए यूज करते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन जब हम लोग इनफाइनाइट चीजों के लिए क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो अगर इसमें बहुत छोटे छोटे टुकड़े करते हैं dx, तो अगर हम इसको पूरा इंटीग्रेट करें, हम सबको ऐड करें तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा? dx मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो एक पहला फॉर्मूला निकल के आया है, तो कहीं ना कहीं जो पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन में निकल कर आया है कि अगर हम
dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। सिमिलरली अगर हम इसको दूसरे तरीके से अगर बताएं तो अगर हम dy का इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने आप बोलो y, और अगर dz का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, z मिल जाएगा। dA का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा बेटा, ए मिल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर डीए वगैरह से मान लो, अगर हम डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करें, जैसे कि मान लीजिए एक छोटा सा हम एक स्क्वायर बनाते हैं यहाँ पर, अगर हम उसका जो एरिया है उस पूरे का ए है, पूरा कंप्लीट का बॉक्स का एरिया ए है, तो अगर हम इसको मान लें छोटे छोटे इसके टुकड़े करें डीए, तो ये पूरा लगभग ए मिल जाएगा। तो डीए का जो इंटीग्रेशन होता है वो ए होता है। अब यहां से हमने इस मुद्दे तक हम यहां तक पहुंच चुके हैं कि जो पहला फॉर्मूला होता है वो dx का x होता है, dy का y होता है, dz का z होता है। तो ये बहुत बेसिक सा फॉर्मूला, इससे खैर क्वेश्चन नहीं होते। अब आते हैं हम लोग दूसरा, जहां से इंटीग्रेशन को लगभग शुरुआत करी जाती है। ठीक, सबसे पहले बात करें कि x रेज़ टू दी पावर n dx, ये बिल्कुल लगभग सिमिलर फॉर्मूला। आप याद करें कि अगर x की पावर n dx का डिफरेंशिएशन निकालते रहे तो पावर आगे पावर में से एक कम n x की पावर n माइनस 1, लेकिन इसमें आप क्या करेंगे, जो वेरिएबल है उसको ऐसे लिख लेंगे, पावर में एक जोड़ देंगे, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। हम जब इसको क्वेश्चन करेंगे तो आपको बेटा और बेहतर समझ में आएगा। याद करो कि x की पावर n पर हम dx निकालते थे तो पावर आगे n x की पावर n माइनस 1, लेकिन हम लोग जब x की पावर n dx का इंटीग्रेशन निकालते हैं तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। लेकिन यहां पर बेटा एक रूल होता है, वेयर जहां पर जो n की वैल्यू है वो कभी भी माइनस 1 नहीं होनी चाहिए। अब कहेंगे सर ऐसा कैसे, अच्छा देखो, अगर आप यहां पर माइनस 1 और प्लस 1 रखोगे तो x की पावर 0 हो जाएगा। समझने की कोशिश करना, 11 में पहुंच चुके हो। x की पावर n प्लस 1, अगर आप यहां पर बेटा माइनस 1 की वैल्यू को पुट करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस 1 और प्लस 1 0 हो जाएगा, तो x की पावर 0 तो 1 होता है। लेकिन जब नीचे गड़बड़ हो जाएगा मामला, माइनस 1 और प्लस 1 0 हो जाएगा, 1 अपॉन 0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। मतलब अगर डिनोमिनेटर में अगर 0 आ गया तो वहां पर क्वांटिटी क्या बन जाती है, इनफाइनाइट बन जाती है। तभी जो है n इज इक्वल टू माइनस 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब डिनोमिनेटर में कभी भी माइनस नहीं आना, मतलब डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं बनना चाहिए। अब अगर मैं आपको इसको एग्जांपल के जरिए समझाने का प्रयास करूं तो जरा आप इसका एग्जांपल समझना। अगर यहां पर कहीं लिखा हुआ है x की पावर 3dx, अच्छा देखो, अच्छा समझने की कोशिश करो, जो ये फॉर्मूला लिखा है वो बिल्कुल सेम ऐसे, भाई यहाँ पर m की जगह 3 आ गया है बस। अच्छा फॉर्मूला लगाओ, आप x को ऐसे लिख देंगे, पावर यहाँ पर कितनी है बेटा, पावर यहाँ पर कितनी है, 3 है, तो 3 में एक जोड़ दो, 3 प्लस 1 और अपॉन में बच्चे क्या आ जाएगा, 3 प्लस 1। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट x की पावर 4 अपॉन में 4। दिस इज द आंसर। बताओ क्या ये कठिन है, बिल्कुल कठिन नहीं है। अब हम इसको आपको एक और एग्जांपल्स बता देंगे। मान लीजिए अगर हम कहें कि x की पावर 4 dx है तो भी भाई हो जाएगा। अभी हम माइनस का भी एग्जांपल लेंगे, आप टेंशन ना लें। तो यहां पर हम लिखेंगे x की पावर में बेटा 4 प्लस 1 और अपॉन में नीचे 4 प्लस 1 विच इज इक्वल टू x की पावर 5 अपॉन 5। दिस इज द आंसर। और बताओ, ठीक, एक बहुत फेमस सा एक मान लीजिए कहें कि x स्क्वायर का क्या होता है, x स्क्वायर dx, तो विच इज इक्वल टू x की पावर में 2 प्लस 1 और अपॉन में बेटा 2 प्लस 1। दिस इज इक्वल टू x की पावर 3 और अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक सी बात है। अब अगर हम एक एग्जांपल लें कि अगर x की पावर माइनस 4 dx, x की पावर क्या हो जाए, माइनस 4 हो जाए। देखो ये तो मैंने बिल्कुल सेव कर दिया। अब देखो यहां पर मैंने x को ऐसे लिख दिया, n क्या है, यहाँ पर n क्या है, माइनस 4 है ना, तो माइनस 4 प्लस 1 और अपॉन में बेटा क्या हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 1, तो ये हो जाएगा x की पावर माइनस 3 और अपॉन में क्या हो जाएगा, माइनस 3। अच्छा सही ना, वैसे आंसर आप इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन हमें मैथ ये सिखाती है कि कभी भी डिनोमिनेटर माइनस का नहीं होना चाहिए। तो इस माइनस को आप ऊपर ले आए तो ये हो जाएगा, आपका 1 अपॉन x की पावर 3 और यहाँ पर 3 ऐसे रहेगा, मतलब 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 3x। मतलब देखो ये पावर नीचे ले आएगी और हमने इस माइनस को ऊपर भेज दिया, माइनस 1 अपॉन 3x3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि x की पावर माइनस 2 dx का हमें इंटीग्रेशन करना है, भाई माइनस पावर 1 मैंने करके दिखा दिया, अब एक आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए x n प्लस 1 मतलब माइनस 2 प्लस 1 और अपॉन में बेटा माइनस 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा x की पावर माइनस 1 अपॉन में माइनस 1। फिर से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन x। बताओ ठीक है, मतलब अगर मेरे पास अगर एक वायर दे रखा है और उसकी जो लंबाई है वो x दे रखी है, और अगर मैं उसके फाइनाइट टुकड़े करता हूं तो वो हमें समेशन दे देगा, लेकिन अगर उसके dx छोटे छोटे टुकड़े कर जिनको कहा जाता है इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल पार्ट्स, ठीक है ना, बहुत छोटे छोटे, आपको मतलब ये तब भी बहुत बड़े, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक। लेकिन अगर हम इनको इंटीग्रेट करें तो क्या हमें पूरा x मिल जाएगा, हाँ जी हमें पूरा x मिल जाएगा। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि dx का इंटीग्रेशन बेटा x होता है, dy का इंटीग्रेशन y होता है, dz का इंटीग्रेशन z होता है, dA का इंटीग्रेशन a होता है, dv का इंटीग्रेशन b होता है, कह सकते हैं। लेकिन ये जो दूसरा फॉर्मूला, जैसे मैंने आपको डिफरेंशिएशन में बताया था कि डिफरेंशिएशन में x की पावर n dx इज इक्वल टू nx की पावर n माइनस 1,
वो बहुत अच्छा फॉर्मूला है, वो ऐसा फॉर्मूला जो हर जगह यूज होगा। सिमिलरली ये वाला फॉर्मूला भी बेटा हर जगह पर यूज होता है, इसको कभी भी अपने जीवन में कभी मत भूलना। और आई होप मैंने आपको ये जो फॉर्मूला जो मैंने आपको समझाया, लेकिन एन की वैल्यू यहाँ पर -1 कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर जो केस बन जाता है कि एन की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। इससे रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चंस भी कराए, तो ये बहुत बढ़िया सा फॉर्मूला ही आपकी हर जगह यूज होगा। जब हम आगे चल के कैलकुलस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, वहां भी हम इन फॉर्मूलों को यूज करेंगे। और अगर आपने डिफरेंशिएशन को अभी तक नहीं वो वीडियो देखी है, तो आप डिफरेंशिएशन को भी देखें, उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन कंसेप्ट को समझने के लिए। तो अब हम लोग इंटीग्रेशन के अगले वाले फॉर्मूले पर बढ़ते हैं। उसको बताने से पहले मैं सबसे पहले आपको एक एक्सेप्शन बता दूं। अगर स्टूडेंट्स कहीं पर भी लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -1 dx, तो अगर आप ये कहेंगे कि सर अभी आपने बताया कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx का फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। अगर आप यहां पर उस फॉर्मूले को बेटा अप्लाई करेंगे, तो यहां पर तो आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। जरा ध्यान देना, कोशिश करो समझने की। इसी में थोड़ा खेल हो जाता है, तभी इसका इंटीग्रेशन और कुछ होता है। देखो, अगर हम यहां पर लिखें x की पावर -1+1 और अपॉन में बेटा -1+1, देखो बिल्कुल सही है ना। हम जिस फॉर्मूले के हिसाब से आए थे उस फॉर्मूले पर चल रही है, उसका एक एक्सेप्शन है। तो यहां पर तो बेटा हो जाएगा x की पावर 0, और यहां पर आप देखो -1 और +1 जुड़ के ये 0 हो जाएगा, और 0 का मतलब ये कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी? इनफाइनाइट क्वांटिटी हो जाएगी। अच्छा भाई, समझ में आया? तो अच्छा, इन ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम इनको कैसे सॉल्व करते हैं, जरा इनका ध्यान दो। अगर x की पावर -1 dx लिखा हुआ है, तो क्या हम इसे 1/x लिख सकते हैं? बोलो भाई, ये तो बेसिक मैथ है ना, बेसिक मैथ है ना, कि अगर x की पावर -1 dx है, तो इसको 1/x लिख सकते हैं। और आप बेटा ये बात अपनी जिंदगी में याद रखना कि जो 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है, वो होता है log base e(x). अब आप कहेंगे कि सर, अब आप ये नोट में एक पॉइंट है, आप कहेंगे कि सर ये 1/x dx log base e कैसे आ गया? जैसे log base 10 भी होता है, ये खैर आपको आगे आने वाले समय में हम बताएंगे, समझ में आया? लेकिन अभी के लिए 1/x dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो log x होता है। यहाँ पर बेसी अगर कुछ ना लिखा हो तो वैसे बेसी ज्यादातर माना जाता है, लेकिन यहाँ पर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिख लें कि log बेसी है, जैसे log base 10 भी होता है, ठीक है ना। तो 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है? log x होता है। अब हम अपने फॉर्मूले पर आगे बढ़ते हैं। आई थिंक 2 फॉर्मूले हो चुके थे, अब हम चलते हैं तीसरे वाले फॉर्मूले की तरफ। जैसे कि मान लीजिए अगर लिखा हुआ है कांस्टेंट और x की पावर n dx, ठीक। जैसे मान लीजिए अगर ये लिखा हुआ है कि कांस्टेंट x की पावर n dx, मान लीजिए आपके सामने ये लिखा हुआ है, तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये मैं आपको तरीका बताता हूं, ठीक। तो जो यहां पर कांस्टेंट को लिखा हुआ है, वो कांस्टेंट को आप बेटा बाहर ले आए, उस कांस्टेंट को आप बाहर ले आए, और जो इंटीग्रेशन लिखा हुआ है x की पावर n dx का क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी कांस्टेंट, कोई भी नंबर लिखा हुआ है, तो आप उस कांस्टेंट को बाहर ले आइए, और x की पावर n dx का क्या फॉर्मूला होता है? x की पावर n+1 अपॉन में बेटा क्या होता है? n+1। तो अगर हम इसको सॉल्व करके आपको एग्जांपल के जरिए बताएं, जैसे मान लीजिए अगर यहां पर लिखा हुआ है बेटा 4x² dx, सही है, सिंपल सा है। तो बताओ मैंने क्या कहा, मेरी बातों को समझना है कि जो कांस्टेंट है उसको क्या ले आएंगे? बाहर ले आएंगे। अब इनमें से जो कांस्टेंट है वो कौन सा है? कांस्टेंट 4 है, तो भैया बाहर ले आओ, और क्या हो जाएगा बेटा? x² d टाइम्स x हो जाएगा, ठीक। तो dx हो गया, ठीक। अब देखो यहां पर आप देखिए जो 4 है वो तो ऐसे ही रहेगा, और सुनो x² का मतलब x² का जो फॉर्मूला होता है x की पावर n dx में लगाओ x की पावर 2+1 अपॉन 2+1 विच इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x³ अपॉन में 3 आंसर, ठीक। समझ में आया मेरी बात को? आप समझिए कि अगर कांस्टेंट लिखा हुआ है और x की पावर n dx लिखा हुआ है, तो आप बच्चे उस कांस्टेंट को बाहर कर दें, और बाकी का जो बचा हुआ है उसको क्या करें? इंटीग्रेट कर दें। हम एक फॉर्मूले से और सॉल्व करते हैं ताकि आपको और समझ में आए। जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन लिखा हुआ है 3x² टाइम्स dx, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लिखा है और एक x की पावर n dx में लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे कि जो है 3 को जो है आप बाहर ले आएंगे, और आप जो इंटीग्रेशन के अंदर क्या छोड़ेंगे? x² छोड़ेंगे और dx को छोड़ेंगे। तो यहां पर आप देख लीजिए, तो 3 जो है वो तो ऐसे ही रहेगा, और x की पावर हो जाएगी 2+1, और अपॉन में क्या हो जाएगी? 2+1, तो विच इज इक्वल टू 3x की पावर 3 और अपॉन में 3, तो यहां पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x³ क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? आप बताओ, आप कर लोगे? ठीक। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ, 4th। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके सामने लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट और dx, तो भाई क्या होगा? वही सेम कि कांस्टेंट को आप बेटा बाहर ले आओ, और इंटीग्रेशन आप किसका कर दीजिए? dx का कर दीजिए। एग्जांपल से समझेंगे और बेहतर समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए यहां पर अगर हम एग्जांपल लिखें कि लिखा हुआ है बेटा 3dx, कुछ भी हो सकता है, 3dx लिखा, तो एक कांस्टेंट है dx लिखा हुआ है,
तो 3 को आप बाहर ले आए, dx को आप ऐसे लिख दें। अब 3 का तो इंटीग्रेशन होगा नहीं और dx का इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया है। x याद करो सबसे पहले जब शुरुआत करा था। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 4 टाइम्स ऑफ dx, तो 4 को आप बाहर ले आए, dx आप ऐसे लिखे, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। बताओ क्या इसमें कोई कठिनाई है? कोई कठिनाई नहीं। एक एग्जांपल हम आपको और यहाँ पर लेके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस का 5 dx, तो आप जो है -5 बाहर ले आओ और dx का इंटीग्रेशन कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। बस खत्म बात। क्या है इसमें कोई दिक्कत नहीं, सही ना? बताओ इसमें क्या कोई परेशानी है? मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी दिक्कत होगी। अभी तक अगर आप थोड़ा बेसिक अगर आप समझ रहे होंगे, अगर आप डिफरेंशिएशन को भी अच्छे से जानते हैं, तो आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना? तो कांस्टेंट को बाहर ले आओ, जो बचा हुआ है उसका इंटीग्रेशन कर दो। अगर x की पावर n है तो x की पावर n + 1 अपॉन n + 1। अगर कांस्टेंट जैसे सिर्फ dx लिखा हुआ है तो कांस्टेंट को बाहर ले आओ, dx का इंटीग्रेशन x, dy का इंटीग्रेशन y। हम यहाँ पर अगर कुछ इसको बेटा चेंज करके अगर हम आपको दिखाएं, तो अगर हम इसको एक ऐसे करके लिखे, जैसे मान लीजिए 8 टाइम्स ऑफ dy लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, तो आप 8 को बाहर ले आए और dy को अंदर छोड़ दें, तो 8 टाइम्स ऑफ y हो जाएगा, dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा। लो तो y और z, उससे क्या मतलब है? हमें तरीका सीखना है। अगर तरीका सीख जाएंगे तो इन क्वेश्चंस को भी हम अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो कुछ फॉर्मूले है, ये आपके फिजिक्स में न्यूमेरिकल करते वक्त और अगर कुछ जगह जैसे मोशंस के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वहां भी कैलकुलस इनको सॉल्व किया जाता है। अभी देखो, जब आप पहली बार सीख रहे हो, इनके सबके आंसर एक लाइन के होते हैं। तो अगर आप इनको पहली बार सीख रहे हैं, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं कितने हल्के हाथ से आपको एक स्टेप समझा रहा हूँ, क्योंकि आप इसको पहली बार सीख रहे हैं और जो चीज को हम पहली बार सीखते हैं उन्हें हमें हल्के हाथ से सीखना चाहिए। और जैसे आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपका हाथ भी रवा होगा और आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली तेज होगी। अब इंटीग्रेशन के नेक्स्ट फॉर्मूले पे हम लोग चलते हैं। तो इंटीग्रेशन को जो नेक्स्ट फॉर्मूले का टाइप है वो है, लिखा हुआ है इंटीग्रेशन m + n ब्रैकेट dx, ठीक है ना? वो m + n भी हो सकता है, a + b भी हो सकता है, p + q में आप जो भी चाहे वेरिएबल ले सकते हैं। खैर हमें तरीका सीखना है। तो अगर यहाँ पर आप देखें कि लिखा है n + भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कंफ्यूज मत होना उससे। यहाँ पर लिखा है और इसमें लिखा हुआ है dx। अब आप देख सकते हैं, अगर ये कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है तो आप इनको अलग अलग कर दें, m dx और प्लस माइनस में क्या हो जाएगा, n dx। सिंपल सी बात है, ठीक है ना? तो हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसका इंटीग्रेशन इसके साथ कर दिया, इसका इंटीग्रेशन इसके साथ कर दिया, जैसे कि बाहर मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है। अब अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझें, जैसे मान लीजिए अगर एक एग्जांपल लें, तो एग्जांपल में लिखा हुआ है जैसे x² प्लस में 4x और यहाँ पर लिखा हुआ है dx। कोई भी एग्जांपल हो सकता है, जनरल आप कोई सा एग्जांपल अपने हाथ से बना सकते हैं भाई। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे करके आप यहाँ पर इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा बेटे x² dx और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ में क्या हो जाएगा, 4x dx हो जाएगा। देखो क्या इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बनाने की कोशिश करो। इस फॉर्मूले हमने ऐसे बनाया कि m + dx अगर लिखा हुआ है तो m का इंटीग्रेशन आप dx के साथ कर दीजिए और n का इंटीग्रेशन आप dx के साथ कर दीजिए। तो जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ m dx + इंटीग्रेशन ऑफ n dx। अगर हम इसको क्वेश्चन पर अप्लाई करना चाहें तो हम कैसे करेंगे कि x² का बेटा dx के साथ इंटीग्रेशन और 4x का dx के साथ इंटीग्रेशन। ठीक, अगर ये फॉर्मूले तो हम जरा सीखते हुए हैं कि x की पावर 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x की पावर यहाँ पर हो जाएगा 2 + 1 और अपॉन में क्या हो जाएगा 2 + 1। ये अभी मैंने आपको पीछे बताया कि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होगा नहीं, किसका होगा, x टाइम्स ऑफ dx। यहाँ पर x की पावर कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर x की पावर 3 अपॉन में 3, यहाँ पर 4 और x की पावर 2 अपॉन में 2। देखो 1 + 1 अपॉन 1 + 1 इसको कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा बेटा x³ अपॉन में 3 और ये हो जाएगा सिर्फ 2 टाइम्स ऑफ x² आंसर। अब आप यहाँ एलसीएम भी ले सकते हैं कि ये 3 × 2 = 6 हो जाएगा। खैर वो तो बेसिक मैथ है, तो उस पर नहीं जाना है, हमारा मेन मकसद है इसको समझाना। तो x² का dx इंटीग्रेशन कर दिया, 4x का dx इंटीग्रेशन कर दिया। x² dx का क्या होता है, x की पावर n dx का फॉर्मूला होता है x की पावर n + 1 अपॉन n + 1, 2 में जोड़ दो अपॉन 2 में जोड़ दो, तो ठीक है ना? तो x की पावर 3 अपॉन 3, ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल को लिखा हुआ है। x की पावर यहाँ पर कितनी है, 1 है, तो x की पावर 1 dx का क्या फॉर्मूला होता है, x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 मतलब x² अपॉन 2, 2 से 4 कैंसिल, आंसर आ जाएगा। अच्छा ठीक, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दूसरा एग्जांपल अगर हम बात करें तो कुछ भी हो सकता है, m में ले लो, चाहे m में ले लो, चाहे p में ले लो। जैसे मान लो यहाँ पर m में ले लो, चाहे अगर मान लो m² यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर मान लो लिखा है 2 टाइम्स ऑफ m और यहाँ पर लिखा है मान लो 7, कोई दिक्कत नहीं, 7 हो 10 हो कोई दिक्कत नहीं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो इसमें भी आप वही जरा एक फॉर्मूला लगा दीजिए, ये हो जाएगा बेटा m² में dm, ये हो जाएगा बेटा 2m dm, ठीक है ना? और ये हो जाएगा भाई मेरे 7d और m। फिर ये भी आसान है, इसको भी हम अंजाम तक पहुंचाते हैं। तो m² dm का जो बेटा इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, m की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1, तो m की पावर 3 अपॉन 3 लिख सकते हैं। अब तो भाई अब तो बहुत कुछ सीख चुके हो ना, तो यहाँ पर 2 m की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 और 7 देखो बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ dm का क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, ठीक है ना? इस 2 से आप इस 2 को कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पर ये हो जाएगा m की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस का हो जाएगा बेटा m² और प्लस में हो जाएगा बेटा 7m हो
जाएगा। बताओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब हम पढ़ते हैं अपने अगले फॉर्मूले पर, जो कि फॉर्मूला नंबर आ जाएगा बेटा 7। इसको आप ध्यान से सुनेंगे। ठीक, अब अगर हम sin x का इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, sin x dx का, तो sin x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है बेटा माइनस का cos x dx। और अगर हम cos x का इंटीग्रेशन करना चाहते हैं cos x dx, तो वो हो जाएगा बेटा sin x। आप याद करो कि d अपॉन dx ऑफ sin x क्या होता था? डिफरेंशिएशन ऑफ sin x होता था cos x, और डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होता था? माइनस sin x। यहाँ जस्ट उल्टा है, sin x का क्या हो जाएगा? माइनस cos x हो जाएगा, cos x का क्या हो जाएगा? sin x हो जाएगा। ठीक, अब हम इसको एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। तो एग्जांपल में अगर बात करें कि इंटीग्रेशन ऑफ में है बेटा sin x है, और प्लस में क्या है? x की पावर 4 है और dx है। बताओ, सही है ना? तो अगर हम इसको बेटा सॉल्व करें तो ये कहीं कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, sin x dx, लो इंटीग्रेशन कर दो, और प्लस में आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं x की पावर 4 टाइम्स ऑफ dx। अगर यहाँ पर cos को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, मैंने क्या कहा? sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x और cos x का इंटीग्रेशन sin x। ठीक है ना? अब इसको सॉल्व करते हैं। sin x का इंटीग्रेशन मैंने आपको अभी क्या बताया? sin x dx का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos x, और ये तो हम भी सॉल्व करते आ रहे हैं कि x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 विच इज इक्वल टू x की पावर 5, और अपॉन में क्या हो जाएगा? 5। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना? तो अगर यहाँ पर अगर cos x भी आ जाए तो cos x का sin x हो जाता है, और sin x आ जाए तो sin x का क्या हो जाता है? cos x हो जाता है। ठीक, तो करिए डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, आगे आने वाले समय में आप इन फॉर्मूले को प्रूव भी कर सकते हैं कि sin x का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस cos x से क्यों होता है, cos x dx का इंटीग्रेशन होता है वो sin x से क्यों होता है। कहीं आगे आने वाले समय में 12th क्लास में और कहीं लिमिट डेरिवेटिव में भी आप इनको कहीं ना कहीं अगर एडवांस आप पढ़ेंगे तो आप इसमें सीखेंगे। लेकिन इसमें क्या है कि हमें चीजों को सीधे अप्लाई करना, तो बेसिक इंटीग्रेशन है, तो इसीलिए मैं आपको इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले होते हैं वो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर ये फॉर्मूले आप सीख गए तो एटलीस्ट आपके न्यूमेरिकल्स गलत नहीं होंगे फिजिक्स में, आप बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल को हैंडल भी कर लेंगे और बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल को सॉल्व भी कर लेंगे। अब हम लोग स्टूडेंट चलते हैं इस वीडियो के लास्ट पार्ट पर, जो मैंने अभी तक आपको इंटीग्रेशन के सभी फॉर्मूले बता दिए किस किस टाइप के फॉर्मूले होते हैं। तो अब हम लास्ट पार्ट इसको कंप्लीट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि लिखा हुआ है कि x की पावर 3 dx और इंटीग्रेशन में लिमिट लगी हुई है, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जो नीचे की तरफ लिमिट लगी होती है इसको कहा जाता है लोअर लिमिट, और जो ऊपर की तरफ लिखी होती है इसको कहा जाता है अपर लिमिट। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, हम इसको बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये पहले ना देखें कि ये लिमिट लगी हुई है, पहले आप यहाँ पर ये देखें कि ये सिंपल 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 सा क्या दे रखा है? x की पावर 3 dx। तो x की पावर 3 dx का क्या फॉर्मूला है? x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 मतलब x की पावर 4 अपॉन 4। तो ठीक है ना? तो इसका आपने इंटीग्रेशन कर दिया x की पावर 4 अपॉन में 4, फिर आपने लिमिट लगा दी 0 से लगाकर 3 तक। क्या है कठिन है? बिल्कुल भी कठिन नहीं है। पहले मान लीजिए इसमें कोई लिमिट नहीं लगी है, जो नीचे लिमिट लगी होती है वो लोअर लिमिट होती है, जो ऊपर लिखी होती है वो अपर लिमिट होती है। पहले मान लीजिए कोई लिमिट नहीं, तो सीधा x की पावर 3 dx का इंटीग्रेशन कर दीजिए। क्या होता है? 3 में 1 जोड़ो 4 और 3 में 1 जोड़ो 4, x की पावर 4 अपॉन वो जो लिमिट है वो लगा दो। अब लिमिट अप्लाई करने का फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं क्या होता है। सबसे पहले क्या करो, ये लिखा हुआ है x की जगह पर 3 रखो, रख दिया, 3 की पावर 4 अपॉन 4 रख दिया। देखो ना, x की जगह 3 रख दिया, 3 की पावर कितनी है 4, माइनस x की जगह 0 रखो, 0 की पावर 4 अपॉन 4, तो ये तो बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो 3 की पावर 4 अपॉन में 4, ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब 3 की पावर 4 3 2 3 2 3 2 3, आप इस 3 मतलब 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करके और फिर लिख सकते हैं। खैर ये मैं इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप कर सकते हैं आराम से, मैं आपको इसलिए ये सॉल्व करके दिखा रहा हूं ताकि लिमिट है, अगर लिमिट आ जाए तो आप फंसे ना कि सबसे पहले आप लिमिट को भूल जाए, जो इंटीग्रेशन है वो करते हैं, फिर आप लिमिट को अप्लाई करें। कैसे लिमिट कैसे अप्लाई होती है ये ध्यान से सुन लें कि x की जगह आप क्या रखेंगे? 3 रखेंगे, ये मैंने रख दिया, x की जगह क्या रख दिया? 3, पावर कितनी है 4 मैंने लगा दिया, देख रहे हैं आप, और अपॉन में 4, माइनस बोलिए, माइनस से फॉर्मूले का लिमिट अप्लाई का लिमिट जब हम अप्लाई करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है कि लोअर लिमिट मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट रखो फिर माइनस लोअर लिमिट रखो, तो अपर लिमिट मैंने रख दी, अब रखो लोअर लिमिट माइनस लगा के, तो माइनस ये रहा, अब x की जगह 0 को 0 पावर 4, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, 3 की पावर 4 अपॉन 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? ठीक, अब हम बात करेंगे 2x² dx पे, तो ये भी अगर एक माइनस की लिमिट आ जाए तो क्या है? अच्छा याद करो, एक ये कांस्टेंट लिखा है और एक x की पावर n में लिखा है, तो कांस्टेंट को बेटा बाहर ले आओ, x की पावर 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x की पावर 3 और अपॉन में 3, कोई दिक्कत नहीं, एक ये -1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या करोगे, 2 ऐसे ही रहेगा, पहले x की जगह क्या रखोगे? 1 रखोगे, मतलब 1 की पावर 3 अपॉन में 3, फिर यहाँ पर क्या रखोगे? माइनस, तो उसका होता है फॉर्मूले का, अब यहाँ पर x की जगह रखोगे -1, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, 1 की पावर 3 अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा?
3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा +1/3, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1 + 1 2/3 विच इज इक्वल टू 4/3। अगर आप ऐसे करके रखेंगे कि माइनस की आप यहाँ पर रखेंगे तो -1 की पावर 3 मतलब -1 की पावर और जो कि माइनस ही आएगा तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, यहाँ पर प्लस बन जाएगा। पहले x की जगह पर क्या रखेंगे, +1 रखेंगे तो 1 की पावर 3/3, फिर क्या रखेंगे -1, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर आप इसको सॉल्व कर लेंगे। सही बेसिक सा है, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे आपको आता जाएगा। ठीक, अच्छा अब ये आता है बेटा sin x dx। सबसे पहले आप लिमिट को छुपा लें। आप कहेंगे sin x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos x, माइनस का cos x होता है। अब आप इसको लिख दे 0 to 30। अब आप कहेंगे सर कि क्या आप इस sin x का तो इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, तो आपको ये माइनस साइन यहां पर लगाना चाहिए था। बिल्कुल लगाना चाहिए था, लगा सकते हैं, लेकिन जब आप लिमिट को बेटा पुट करेंगे तो इसमें गलती होने के चांसेस हो सकते हैं। प्लस का माइनस हो सकता है, माइनस का प्लस हो सकता है, तो मैंने गलती होएगी नहीं, इसी मैंने हटा दिया इसको। तभी मैंने माइनस साइन बेटा मैं बाहर ले आया हूं। मैं अंदर भी लगा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं माइनस को बाहर आया, मैं चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। ठीक, सबसे पहले x की जगह पर x लगाए cos 30 डिग्री और माइनस का क्या हो जाएगा बेटा cos टाइम cos 0 डिग्री। ठीक, अब बेटा मैंने अपनी एक प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको उल्टे हाथ की मदद से मैंने 0, 30, 45, 60 और 90 मैंने सबकी वैल्यूज को डिफरेंट वीडियो में समझाया कि सिर्फ आप अपने उल्टे हाथ की मदद से आप इन सबकी वैल्यूज को निकाल सकते हैं, चाहे वो कोई सी भी वैल्यू हो। खैर cos 30 का जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2 और cos 0 होता है वो कितना होता है, 1 होता है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। खैर सॉल्व करना आपको आता ही आ जाएगा, √3 माइनस का 2/2 आंसर आ जाएगा। बाकी आप इस माइनस साइन को अंदर भी भेज सकते हैं, चाहे आप आंसर यहीं तक बेटा छोड़ सकते हैं। बताओ क्लियर हो गया बिल्कुल बढ़िया से कि sin x का इंटीग्रेशन। अब बताओ अगर माइनस साइन यहां पर रखते तो गलती हो सकती थी, हम गलती नहीं करना चाहते, तो मैंने माइनस साइन को बाहर ले आया और माइनस में मैंने अपना आंसर छोड़ दिया है। अब इसको सॉल्व करो। सबसे पहले ये देखो x² + 1 है, तो इसमें आप ऐसे करके इसको लिख सकते हो x² dx 0 to 2 और इंटीग्रेशन ऑफ 1 टाइम्स ऑफ dx 0 to 2। मैंने क्या कहा कि पहली बार सीख रहे हैं तो अगर स्टेप बढ़ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको ध्यान देते हैं, सॉल्व करते हैं। यहां पर हो जाएगा बेटा x की पावर 3/3, ये आपकी लिमिट में 0 to 2, 1 का इंटीग्रेशन होगा नहीं तो 1 बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन x होता है। सर आपने 1 नहीं लिखा, 1 के x से मल्टीप्लाई करोगे तो x ही आ जाएगा, इसलिए नहीं लिखा। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले x की जगह 2 लगाओ, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3/3 और यहाँ पर लगाओ x की पावर 2, मतलब x की जगह पर क्या लगाओ, सिर्फ 2 लगा दो, तो यहाँ पर लगा दो बेटा 2 मैंने लगा दो, यहाँ पर x की पावर 1 ही तो है ना सिर्फ। अब यहाँ पर इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, 8/3 और प्लस में 2। खैर ये तो खैर आप पता ही है इसको, बाकी हमारा मतलब है ये चीज सिखाना, ना कि ही आपको सॉल्व करके दिखाना कि 2 की पावर 4 कितना होता है या 6 की पावर 3 कितना होता है, 7 की पावर 3 कितना होता है, ये मेरा मैटर नहीं है। मेरा मैटर ये कि आपको मैं इनको सिखाना कि अगर ये 2 टाइप में दिए गए तो पहले इससे फिर इसका इंटीग्रेशन करा देना, इंटीग्रेशन कराने के बाद लिमिट रख देना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब आप कहेंगे सर आपने 0 रखा तो यहाँ पर 0 रखोगे तो खैर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, खैर इसमें कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो आई होप इंटीग्रेशन में बेटा इतना ही था, बेसिक इंटीग्रेशन इतना ही था। आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और एक बार ऐसा कि मैंने बेसिक से आपको हल्के हाथ से मैंने आपको सभी फॉर्मूले सिखाए हैं, सभी फॉर्मूलों के साथ साथ मैंने इस पर जो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं मैंने उनको सॉल्व किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार एक प्यारा सा कमेंट दें, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, एक अच्छा सा कमेंट छोड़ें जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिल सके। और एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने मेरी इस वीडियो से क्या सीखा। इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर, लव यू ऑल एंड बाय बाय।